का हम लोग अगला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। अगले एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। देखो, सेल में हम लोग दो तीन बातों का चर्चा करेंगे। चार्ज स्फेरिकल सेल का मतलब क्या हुआ कि एक खोखला गोला रहेगा, खोखला सेल रहेगा अंदर से खाली, और उसका जो सारा चार्ज रहेगा वो कहाँ पे? सरफेस पे। तो इसमें आप अलग अलग टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई मेटालिक स्फीयर हो, ठीक ना, मेटालिक या कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक ना, या फिर हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए केस क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? कि अगर मेटालिक स्फीयर रहेगा तो कंडक्टर रहेगा, और कंडक्टर रहेगा तो सारा चार्ज उसका भी कहाँ रहेगा? सरफेस पे। क्लियर है बात है? इसके कारण हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस चीज का यूज करके? गॉस लॉ का यूज करके। अब देखो कि अपने पास गिवन क्या सब है। तो अपने पास गिवन रहेगा क्या कि एक स्फेरिकल सेल है, ठीक ना, एक स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल के बारे में क्या दिया हुआ है? इस स्फेरिकल सेल के बारे में आपको गिवन है ये कि इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है, इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। और इस पर जो चार्ज है उस चार्ज के बारे में भी आपको दिया हुआ है क्या कि चार्ज जो है इस पर वो कितना है? प्लस क्यू, ठीक ना, इस पे प्लस क्यू चार्ज गिवन है। अब इन सारी चीजों को अब इन सारे चार्ज को इसके कारण आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। हमारे पास क्या सब गिवन है भाई? हमारे पास दिया हुआ है क्या कि एक स्फेरिकल सेल है, लेट एन स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है? हैविंग रेडियस आर एंड चार्ज having charge q is uniformly distributed over it, is uniformly distributed over it। इसके ऊपर में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए कि स्फेरिकल सेल है तो स्फेयर पूरा सेल रहेगा, इस पे चारों तरफ चार्ज क्यू बटा हुआ है। ये दो चीज हमको पता करना है, पता है। अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से तीन रीजन होगा। एक, जब आप सेल के अंदर रहेंगे। दूसरी बात क्या होगी? जब आप सेल के सरफेस पर रहेंगे। और तीसरी बात क्या होगी? जब आप सरफेस के बाहर रहेंगे। तो इस तीनों केसेस को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी में लाएंगे। स्टडी में लाने से पहले मैं एक बार चाहूंगा आपको रिमाइंड करवा दूं गसियन सरफेस। गसियन सरफेस के बारे में आपने क्या जाना था? गसियन सरफेस के बारे में आपने जाना था कि जो गसियन सरफेस होता है, जो गसियन सरफेस होता है वह एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस है जो चार्ज के अबाउट कैसा हो? सिमेट्रिक हो, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करे जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही तीन पॉइंट था। अब देखो कि हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? केस पहला लेकर के, कि पहला केस हम लोगों को लेना है क्या? केस वन में हम लोगों को बात करना है कहाँ? इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर में क्या है? एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट इस सेल के अंदर में जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कैसा होगा? जिस पर जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये है आपका स्फेरिकल सेल, और इस स्फेरिकल सेल पे आपके पास गिवन है क्या? किसका रेडियस आपको पता है कि रेडियस आर है, और इस पे चार्ज भी आपको पता है कि इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। ये चीज तो आपको पहले से ही पता है कि इस स्फेयर पर कितना चार्ज डाला हुआ है। ये हमको पता है कि ये चार्ज है इस पे कितना? प्लस क्यू। और इस स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है वो रेडियस है कितना? कैपिटल आर। तो इनसाइड द सेल में हम लोग जो बात करेंगे इसमें हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं पी, ठीक ना। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है
एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट है कोई सा P, जहां पर विच इज कितना डिस्टेंस, विच इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, विच इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से कितने दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब देखो स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम अगर P लें, तो इस P पॉइंट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो P है और ये r डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P चारों डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, r डिस्टेंस पर कहीं भी। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहला काम अपना क्या बनता है, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना, है ना। तो जैसे ही आप गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो आप ये बताइए कि गॉसियन सरफेस को हम ये चीज मानते हैं क्या, कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो, चार्ज के अबाउट क्लोज हो और P पॉइंट से पास करे। तो स्फेयर का सिमेट्रिक अगर कोई डायग्राम हम सोचें तो कैसा चीज दिमाग में आएगा, स्फेयर के सिमेट्रिक स्फेयर ही होगा, है ना। स्फेयर के सिमेट्रिक स्फेयर ही होगा। जैसे पिछले दिन आप देख रहे थे कि रॉड के सिमेट्रिक एक सिलेंडर हो रहा था, तो स्फेयर के सिमेट्रिक क्या होगा, स्फेयर ही होगा। तो भाई अगर गॉसियन सरफेस हमको सेलेक्ट करना है तो तुम ये बताओ कि जो अपना गॉसियन सरफेस होगा, ये सरफेस कुछ इस तरह का एक स्फेयर होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह का एक स्फेयर होगा। देखो ये क्लोज भी है, सिमेट्रिक भी है, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस गॉसियन सरफेस पर ये जो चीज है आपका, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। और जब आप एक सही गॉसियन सरफेस का चुनाव कर लेते हैं, इसका मतलब कि आपने ये काम करना अच्छा से शुरू कर दिया है। अच्छा, गॉसियन सरफेस पर अब दो चीज, कि एक तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमको निकालना है और दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो अगर तुम देखो कि गॉसियन सरफेस पर मैं किसी भी पॉइंट पर, मैं अगर यहां पर मान लो एक एलिमेंट लूं, और इस एलिमेंट के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूं तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, और यहां पर अगर आप बात करेंगे इस एलिमेंट के कारण एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर भी किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। यहाँ पर देखो अगर तुम यहाँ पर बात करो तो इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा ये भी किधर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी किधर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहाँ भी अगर आप बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। मतलब इस पूरे स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर आप बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा भाई, तो हमने माना क्या है, माना है क्या, कि लेट एन स्फेरिकल, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना है, लेट एन स्फेरिकल कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस, कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस, एक कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस माना है, ठीक ना, हैविंग रेडियस कितना, हैविंग रेडियस कितना है, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। किसी भी पॉइंट पर, ठीक ना, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, किसी भी पॉइंट पर आप देखिए, तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कहाँ, ऑन गॉसियन सरफेस पे, ये चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ds है, वेक्टर E एंड वेक्टर ds हैव सेम डायरेक्शन, दोनों के पास कैसा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए कि हमको फ्लक्स निकालना है, तो ये देखो कि इस सरफेस में, पिछले दिन हम लोग सिलिंड्रिकल अगर गॉसियन सरफेस मानते थे तो सिलेंडर में 3 सरफेस होता था, एक ऊपर का फ्लैट सरफेस, एक नीचे का फ्लैट सरफेस और एक बीच का कर्व सरफेस। लेकिन इस स्फेयर में आप देखिए तो इस स्फेयर में एक ही सरफेस है जो कर्व सरफेस है ना। तो इसी कर्व सरफेस का हम लोगों को क्या करना है, आज काम करना है, एक ही सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है। अब देखो एक ही सरफेस के कारण जब फ्लक्स निकालना है तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या, कि टोटल फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस, अगर बात करोगे टोटल फ्लक्स का अक्रॉस द सरफेस का,
तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा भाई, फाई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। कितना पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये फ्लक्स का डेफिनेशन है। अब देखो इस ई डॉट ds को कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई ds कितना, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो जब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ई ds के बराबर में। ये निकल के आया क्या, फ्लक्स। अब गॉस थ्योरम कहता है क्या, अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि गॉस थ्योरम कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है क्या कि टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस, जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस या टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस, ठीक ना, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्लोज सरफेस जो होता है वो क्लोज सरफेस कितना होता है भाई, क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, is 1/ε0 times the total charge inside the surface, the total charge inside the surface, मतलब सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है। यानी कि अगर इसी को आप मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो इसी को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो गॉस साहब कह के गए फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बात। अब देखो ये भी फाई बराबर इतना, ये कह रहा है फाई बराबर इतना, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद हम लोगों को मिलेगा इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखो कि गसियन सरफेस का, गसियन सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वी डिस्टेंट है। गसियन सरफेस का कोई भी पॉइंट लेंगे तो चार्ज से कैसा होगा, इक्वी डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो जब गसियन सरफेस हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक ना, ईच पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, हर एक पॉइंट जो है गसियन सरफेस पर, ईच पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, गसियन सरफेस का हर एक पॉइंट क्या है, इज इक्विडिस्टेंट, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भाई साहब हमेशा बराबर डिस्टेंस रख रहा है। हेंस, हेंस क्या होगा, E remains same, remains same at all points, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट के जैसा। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो जब कांस्टेंट को बाहर करिएगा उसमें से तो E कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds बचेगा और इक्वल टू बचेगा कितना, Q इनसाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो। अब जब इसको तुम इक्वेशन 1 मानोगे तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो चीज बाकी रह रहा है, एक इंटीग्रेशन और एक Q इनसाइड। तो जब इंटीग्रेशन ds पर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, तो इंटीग्रेशन ds जो है आपका, जो इंटीग्रेशन ds है वो ds आपने माना है किसको, तो ds माना है आपने इसी छोटे से एलिमेंट को, तो आपने ds माना है। अब बताइए कि इस गसियन सरफेस को ऐसा ऐसा कितना ds में तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट ds में, और सारे ds को जब फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो ये पूरा का पूरा सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल जो होगा वह इंटीग्रेशन ds हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर बात करेंगे भाई
इंटीग्रेशन डीएस का, तो ये इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू जो आएगा, ये आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, गसियन सरफेस। और गसियन सरफेस भाई साहब आपका क्या है, स्फेरिकल है। गसियन सरफेस जब स्फेरिकल है तो आप इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बात करो क्यू इनसाइड का। तो जब बात करोगे क्यू इनसाइड का, तो गसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है ये देखना है। तुम जरा सा ध्यान से देखो तो डायग्राम में कि गसियन सरफेस के अंदर में तुमको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? गसियन सरफेस के अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो भाई साहब सीधा सीधा कल वाली बात, क्या चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू इनसाइड कितना है, 0। जब इस दोनों का वैल्यू आप लोग पुट करिएगा इक्वेशन 1 में, ठीक ना, पुट द वैल्यू ऑफ किस चीज का, क्यू इनसाइड का एंड इंटीग्रेशन डीएस का, एंड इंटीग्रेशन डीएस इन इक्वेशन किस में, 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही डालिएगा तो इक्वेशन 1 तो ये रहा, इक्वेशन 1 में जैसे ही तुम वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर डालोगे कितना, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर डालोगे कितना, 4πr² इक्वल टू क्यू इनसाइड के जगह पर 0/ε0, और 0/ε0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0/ε0 0 हो गया तो इसका मतलब ए इंटू 4πr² कितना आ गया, 0। इसका मतलब ई इक्वल टू जो आ जाएगा वो 0/4πr², 4π² इधर से गया डिवाइड में, और ई इनसाइड जो फाइनली आया वो ई इनसाइड कितना आ गया, 0। कारण क्या रहा, ई इनसाइड 0 होने का कारण क्या रहा कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है। मैं ये जानता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, बाहर की तरफ। चार्ज है इस दीवार पे तो दीवार से ही ना बाहर चला जाएगा, अंदर कोई लाइन आएगा क्या, उस दीवार से बाहर ना चला जाएगा, अंदर कोई लाइन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, ये तो हो गई क्या इनसाइड की बात। इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, 0। अगर हम लोग दूसरे केस में बात करें क्या, इसके सरफेस पर, अगर हम लोग बात करें क्या, एट द सरफेस बात करें अगर हम, तो तुम देखो कि अगर एट द सरफेस बात करेंगे केस 2 में, केस 2 में हम लोग बात करने वाले क्या, एट द सरफेस ऑफ सेल। तो जैसे ही आप एट द सरफेस ऑफ सेल में बात करिएगा, एट द सरफेस ऑफ सेल में बात करिएगा, तो ये देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देखिए इस डायग्राम में कि अगर हम धीरे धीरे इस आर को बढ़ाते बढ़ाते पॉइंट पी को शिफ्ट करते करते सरफेस पर ले जाए तो ये स्मॉल आर किसके बराबर में हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर में हो जाएगा। तो देखिए आउटसाइड द सरफेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, आउटसाइड द सरफेस के लिए क्या कहानी रहेगी, ये देखिए एट द सरफेस के लिए तो ये है आपका सेल। इस सेल के बारे में आपको केवल इतना पता है कि इस सेल का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर, और इस सेल पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है भाई, +q। देखो इनफाइनाइट वाले में इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था पिछले दिन, तो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर पे चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, वो हमको पता नहीं चल पा रहा था, तो हम लोग वहां चार्ज पर यूनिट लेंथ का बात कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो ये सेल है, ये सेल जो है, ये सेल फाइनाइट लेंथ का है, और इस पर कितना चार्ज रहेगा ये हम पता कर पाएंगे। तो इस पर का चार्ज कितना है ये हमको पता है कि इस पे चार्ज है कितना, +q। अब कह रहा है कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो पॉइंट P यहीं पर है, सरफेस पर ही है तुम्हारा पॉइंट P, और इसी पॉइंट पर क्या करना है, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस बार जो गसियन सरफेस लेंगे वो तो यही स्फेरिकल सेल का सरफेस ही क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा आपका गसियन सरफेस इस बार। क्यों कि बंद भी रहना चाहिए, क्लोज भी रहना चाहिए, पॉइंट P से होकर के पास भी करना चाहिए, मतलब जो ये सरफेस है आपके पास, यही वाला सरफेस क्या हो जाएगा इस बार आपका, गसियन सरफेस भी हो जाएगा। अब जब यही सरफेस गसियन सरफेस हो गया तो फिर से बात करेंगे हम लोग किस चीज का, टोटल फ्लक्स का। अब देखो कि इस सरफेस पर कहीं भी अगर आप बात करिएगा तो ds यहाँ से किधर के तरफ, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण किधर के तरफ, बाहर के तरफ। यहाँ भी थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा।
अगर आप बात करिएगा टोटल फ्लक्स का, अगर आप बात करिएगा टोटल फ्लक्स का, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब होगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस और थीटा के जगह पर कितना, 0 डिग्री। फाइनली ये निकल के आएगा क्या कि फाई इक्वल टू जो हो जाएगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, ई डी एस के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस के कारण निकालेंगे। दूसरी बात ये कि अब इसमें लगाएंगे क्या, गॉस थ्योरम। तो अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है हम लोगों को क्या, गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। दोनों को देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ से ये पाएंगे कि जो इंटीग्रेशन ई डी एस होगा वो किसके बराबर में होगा, क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट के। फिर से आप देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ई कैसा रहेगा, कांस्टेंट। क्यों कि अभी भी तो चार्ज से हमेशा इक्वल ही डिस्टेंस पर है हर पॉइंट गसियन सरफेस का। ये पॉइंट पे यहाँ ले तो भी चार्ज के पास, यहाँ ले तो भी, यहाँ ले तो भी, हर जगह तो डिस्टेंस सेम है। हर जगह डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा दोस्त। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डीएस बचेगा और ये बचेगा कितना, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अब फिर से इंटीग्रेशन डीएस और क्यू इनसाइड निकालना है। तो इंटीग्रेशन और क्यू इनसाइड जब तुम निकालोगे तो तुम पाओगे क्या कि जो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आएगा वो तो यही आएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गसियन सरफेस, यही तो आएगा, है ना। स्फेरिकल गसियन सरफेस का जो है तो जो आएगा टोटल सरफेस एरिया वही हो जाएगा। और ये होगा कितना, 4 पाई, और इस बार रेडियस हो चुका है कैपिटल आर के बराबर में, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। अच्छा आप देखिए कि अगर बात करेंगे आप क्यू इनसाइड का, तो क्यू इनसाइड इस बार सरफेस ही गुजर गया चार्ज से होकर के, तो सारे के सारे चार्ज तो सरफेस के अंदर आ गए, सारे के सारे चार्ज कहाँ आ गए, सरफेस के अंदर। तो सारे के सारे चार्ज सरफेस के अंदर आ गए तो कितना चार्ज आया सरफेस के अंदर, क्यू, है ना। तो क्यू इनसाइड जो इस बार तुम्हारा हो जाएगा वो क्यू इनसाइड किसके बराबर में हो जाएगा, क्यू के बराबर में। अब इन सारे वैल्यू को पुट करो, ठीक ना, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डीएस एंड क्यू इनसाइड, इस दोनों का वैल्यू आप पुट करिए कहाँ पर, इन इक्वेशन किसमें, 1 में। जब आप पुट करिएगा इक्वेशन 1 में तो आएगा क्या, इक्वेशन 1 क्या है, ई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस कितना आया है, इंटीग्रेशन डी एस आया है कितना, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड आया है क्यू के बराबर में नीचे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो कि जो ई इक्वल टू आएगा ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था, और ये इधर मल्टीप्लाई से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r², है ना। इसी को थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, ऊपर क्यू बचा नीचे r² बचा, क्यू बाई r²। आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने पहले भी कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है के क्यू बाई r² का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। तुम कहोगे कि क्या ये पॉइंट चार्ज है, ये तो स्फेरिकल सेल है, पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट चार्ज जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। भाई इस स्फेरिकल सेल को बहुत दूर जा करके देखो, जब बहुत दूर जा करके देखोगे तो चार्ज कैसा दिखेगा, पॉइंट के जैसा दिखेगा, इसीलिए ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आता है। बात समझ में आ रहा है। आउटसाइड द सरफेस का बात करेंगे, अब 2 केस डील हो गया। अब देखिए कि आउटसाइड द सरफेस का जब हम लोग बात करेंगे तो आउटसाइड द सरफेस के लिए जब तीसरा केस लेंगे तो क्या कहानी होगा, ये देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अपने थर्ड केस का। केस 3 में हम लोग कहाँ बात करने वाले हैं, आउटसाइड द सरफेस। तो जब आउटसाइड द सरफेस के लिए बात करोगे तो आउटसाइड द सरफेस के लिए क्या होगा कि हमारा ये स्फेरिकल सेल था, है ना। और इस स्फेरिकल सेल में
इसका रेडियस हमको पता था कि इसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर, और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज है कितना, प्लस क्यू के बराबर में, और चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही पता था। इस बार जो अपना पॉइंट पी लेना है, ये पॉइंट पी कहीं लेना है ऐसे जो सरफेस के बाहर, और ये कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सरफेस। इस बार जो सरफेस है वो कहाँ पर है, आउटसाइड द सरफेस, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस कितना, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक ना, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट पी है और यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर सबसे पहला काम क्या, गसियन सरफेस सेलेक्ट करिए। तो गसियन सरफेस जब आप सेलेक्ट करिएगा तो आप देखिए कि पी से गुजरना चाहिए, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो यही वाला गसियन सरफेस बनेगा क्या, यही वाला गसियन सरफेस बनेगा। अब ये हो गया आपका क्या, गसियन सरफेस। ये हो गया क्या आपका, गसियन सरफेस, जो सिमेट्रिक भी है, पॉइंट पी से गुजर भी रहा है, और क्लोज्ड भी है, ठीक ना। अब देखो कि गसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम बात करोगे डीएस का, तो डीएस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, छोटा सा एलिमेंट एरिया लिए डीएस, डीएस का एरिया किधर, बाहर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, और थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तुम लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हमेशा आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, देख नेगेटिव चार्ज लेंगे तो एरिया हमेशा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, थीटा 0 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों कि एरिया जा रहा है बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किधर, अंदर। अब थीटा कितना, और cos 180 आ रहा है ना फ्लक्स में, तो जब cos 180 डिग्री आ जाएगा, जब cos 180 डिग्री आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, बस फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। याद करो वो दिन जब तुमको हम फ्लक्स बता रहे थे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर जाए तो फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं, और जब सरफेस के अंदर आए तो फ्लक्स, काम वही हो रहा है, बस नेगेटिव साइन बता रहे हैं क्या कि फ्लक्स नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण है। बात समझ में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो भाई अपने बात को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अपने बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या बात करेंगे, देखिए अगर बात करेंगे टोटल फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस का अगर आप बात करिएगा, तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस जो आएगा, टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस जो आएगा वो कितना आएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस का मतलब कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। इसका मतलब जो तुम्हारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होगी, सारा कहानी एक ही जैसा चल रहा है। अब देखिए कि अब लगाएंगे क्या, गॉस लॉ। तो अब गॉस साहब क्या कह के गए हैं, गॉस साहब कह के गए हैं क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस साहब क्या कह के गए हैं, गॉस साहब कह के गए हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में होगा। यही तो गॉस थ्योरम है। पीछे फ्लक्स निकाले हैं कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, और ये कितना होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। फिर से देखो कि ईच पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस जो है, ठीक ना, क्या ईच पॉइंट ऑन गसियन सरफेस, ईच पॉइंट ऑन गसियन सरफेस जो है वो क्या है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज,
ये क्या है, चार्ज से इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, एक जैसा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। तो ई टाइम्स इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू बच जाएगा कितना, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब फिर से क्या निकालना है, इंटीग्रेशन डीएस और क्यू इनसाइड। तो देखिए कि जब आप बात करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन डीएस का, तो डीएस कहाँ पर काटते हैं, गसियन सरफेस पर काटते हैं। और जितना एलिमेंट काटेंगे और फिर से सबको जोड़ेंगे। क्यों काट रहे हैं भाई, कि डीएस छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे ना तो हर जगह एरिया का डायरेक्शन देखो अलग अलग हो जा रहा है। इसीलिए हम इस बड़े से स्फीयर में से एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा, प्लेन सरफेस दिखेगा। अब प्लेन सरफेस दिखेगा तो प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन। लेकिन ये भी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही हर जगह पर होगा। इसीलिए छोटा सा एलिमेंट काटते हैं। अब छोटा सा एलिमेंट काट के क्या करेंगे, फिर सारे एलिमेंट को हम जोड़ेंगे तब तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो सारे एलिमेंट को जब जोड़ेंगे तो फिर ये गसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जितने इनफाइनाइट डीएस डीएस एलिमेंट है, इस सारे डीएस डीएस एलिमेंट को जब आप जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गसियन सरफेस। कि ये जो मैंने गसियन सरफेस माना है, इस गसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, आर स्क्वायर। क्यू इनसाइड देखो जरा सा देखोगे क्यू इनसाइड का वैल्यू। तो क्यू इनसाइड का जो वैल्यू है इस बार भी कितना है, क्यू। सारा का सारा चार्ज गसियन सरफेस के अंदर में है। सारा का सारा चार्ज कहाँ है, गसियन सरफेस के अंदर में, तो क्यू है। अब इस दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। तो जैसे ही पुट करोगे क्या चीज, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डीएस एंड क्यू इनसाइड, एंड क्यू इनसाइड इन इक्वेशन किसमें, 1 में। पहले वाले इक्वेशन में जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो ई के जगह रह जाएगा ई, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इक्वल टू क्यू इनसाइड के जगह पर क्यू, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए ध्यान से, ई इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और फिर से हम इसको आउटसाइड वाले का हम बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं, क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्या, आउटसाइड का कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कि अभी तक इसका जो तीनों केस हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, इस तीनों केस को अब एक साथ एनालिसिस करते हैं। अच्छा ये देखिए कि आउटसाइड द सरफेस में यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो बड़ा हो गया है कैपिटल आर से। कैपिटल आर यहीं तक है, स्मॉल आर यहाँ तक है, स्मॉल इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक ना। अब जब ये बड़ा है भाई, तो अब देखो कि कंक्लूजन पर आते हैं कि ये कंक्लूजन क्या निकला। अभी तक निकला कंक्लूजन ये कि इनसाइड में अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया, कितना आया, केस 1 0, सरफेस के अंदर में कितना 0। अगर ई एट सरफेस पर हमने बात किया, तो सरफेस पर बात किया तो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। और जब हमने बात किया ई आउटसाइड का, तो आउटसाइड में जो आया वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये तो 0 है, इसका बात ही नहीं करना है। इस दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, क्यू और क्यू भी दोनों में है। ये आउटसाइड में जो है यहाँ पर ई इनसाइड के लिए कोई बात ही नहीं था, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर था। यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या, बराबर। लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर बड़ा हो गया था किससे, कैपिटल आर से। तो ये देखो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बड़ा तो नीचे वाला आर है। तो नीचे वाला आर जब बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा।
और अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। मतलब ये जो है, ये कहानी क्या है, मैक्सिमम की कहानी है। हमेशा याद रखिएगा क्या, कि एट द सरफेस जो होगा, ठीक ना, एट द सरफेस ऑफ चार्ज सेल, कैसा भी चार्ज सेल रहे, ठीक ना, चार्ज सेल चाहे स्फेरिकल रहे चाहे सिलिंड्रिकल में भी कल तुम देखे हुए होगे कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो एट द सरफेस ऑफ द चार्ज सेल ई विल बी क्या होता है, मैक्सिमम। कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। अब जरा सा बात कर लेंगे किस चीज का, ग्राफ का। तो अगर आप ग्राफिकल बात करेंगे किस चीज का, ई वर्सेस एक्स का, ग्राफ ई वर्सेस एक्स का या आर का। अगर आर और ई के बीच का हम लोग ग्राफ का बात करेंगे तो ग्राफ देखिए कैसा होगा। ग्राफ में एक एक्सिस का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जो एक्सिस आपको बताता है किसके बारे में, आर के बारे में। और यहाँ से एक एक्सिस का सिलेक्शन करते हैं जो आपको बताता है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसमें मान लीजिए कि ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये बता रहा है आर को। एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर करो यहाँ, जिसका सेंटर यहाँ पे हो। सेंटर हो तो एक इमेजिनरी स्फीयर जो बनाओगे वो कुछ ऐसा स्फीयर बनाओगे, ठीक ना, कुछ ऐसा स्फीयर बनाओगे। कुछ ऐसा स्फीयर बनाओगे। अब सरफेस के अंदर है अभी जीरो पे, तो सेंटर पे बढ़ते 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 आर को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर, स्फीयर के रेडियस के बराबर में। और यहाँ से बढ़ने लगे तो बाहर जाने लगे। तो सरफेस के अंदर में जब तक हम लोग हैं तब तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तब तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, जीरो है। तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। जैसे ही हम लोग सरफेस पर आते हैं, जैसे ही हम लोग सरफेस पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, सरफेस पर खाली। अब सरफेस पर जैसे ही आए, देखिए क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अचानक से कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, मैक्सिमम। और मैक्सिमम में कितना, मैक्सिमम में कितना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम हुआ है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आपका कितना, यहाँ पर ई जो है वो मैक्सिमम है। और ई मैक्सिमम कितना, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे, सरफेस के बाहर चले गए, आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो वो क्वांटिटी घटने लगेगा। जब घटने लगेगा भाई तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगा और जाते जाते इनफाइनाइट पे क्या होगा, ऑलमोस्ट लगेगा कि जीरो हो गया। अपने ग्राफ का पोर्शन कितना रहा, अपने ग्राफ का पोर्शन रहा, अपने ग्राफ का जो पोर्शन रहा वो ग्राफ का पोर्शन रहा ये वाला पोर्शन, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिख रहा है। इस वाले पोर्शन में इनसाइड द सरफेस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बराबर ये कितना है, जीरो है। सरफेस पर जैसे आए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। और जैसे जैसे सरफेस से हम बाहर गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे घटता गया। ये थी पूरी पूरी किसकी कहानी, स्फेयर सेल की कहानी। स्फेरिकल सेल के कारण गॉस लॉ लगा करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस चैप्टर का एक और लेक्चर बाकी है, एक लेक्चर बाकी है जिसमें बताएंगे। अभी तक तो 3 डायमेंशनल बॉडी लेके चले थे। अगर कोई 2 डायमेंशनल इन्फानाइट सीट हो, जैसे मान लो ये बोर्ड है और ये बोर्ड है इन्फानाइट हो, फिर कहोगे सर इन्फानाइट सीट क्या पॉसिबल है, तो है पॉसिबल। कहोगे कैसे पॉसिबल है, तुम वहां से देख रहे हो तो बोर्ड फाइनाइट दिख रहा है ना, हम आ करके एकदम नजदीक में आकर के सट जाए, अब बोर्ड कैसा दिखेगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सीट को कंसीडर करते हैं क्या, यहाँ से डिस्टेंस अगर दूर है तो ये बोर्ड आपको फाइनाइट दिखेगा, लेकिन डिस्टेंस को घटाते 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 बोर्ड के एकदम करीब में ले आए। अब जब मक्खी इस बोर्ड को देखेगा इस पॉइंट से तो इसको बोर्ड कैसा दिखेगा, तो इसी सीट को इनफाइनाइट सीट कहते हैं। इनफाइनाइट सीट कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट सिलेंडर भी कुछ होता नहीं है। क्या बहुत नजदीक से देखेंगे तो छोटा भी सिलेंडर कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट। कुतुब मीनार को बहुत दूर से देखो, होगा कोई इतना सा बड़ा चीज, एकदम जड़ में आकर के खड़ा हो जाओ, अब देखो,
अब कैसा दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज सात समंदर पार वाली नहीं होती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज इनफाइनाइट हो जाता है। वहां से देख रहे हैं तो बोर्ड फाइनाइट है, करीब में आके देखने लगे बोर्ड कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे डिसाइड करते हैं। तो इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारा अगला टॉपिक है, जो हम लोग मंडे को पढ़ेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड करवा देंगे आपको, और फिर आप लोग जहाँ से मन वहाँ से बनाइए और पूछिए। डीपीपी मिलेगा और एक और टेस्ट होगा, ठीक ना। आज हिंदी मीडियम के बैच में पूछे हैं